नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। किस तरीके से रूस लड़ाई लड़ रहा था यूक्रेन से और कैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को अन्य जितने भी नेटो के सदस्य देश हैं उनको साथ लेकर के रूस को बहुत कुछ सीख दे रहे थे। और ये सब कुछ 4 साल चला, लेकिन सिर्फ 40 दिन की लड़ाई में जो कि वो इजराइल के साथ मिल करके ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, सबक नहीं सिखा पाए। बहरहाल अभी जो युद्ध विराम रुका हुआ कहा जा रहा है, या इस समय लोगों की नज़र में युद्ध विराम की स्थिति है, वो युद्ध विराम है नहीं, क्योंकि अमेरिका बमबारी नहीं कर रहा है लेकिन इजराइल कर रहा है। सीधा ईरान पर तो नहीं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला को तबाह करने के लिए लेबनान में अब तक की सबसे बड़ी हवाई कार्रवाई इजराइल ने की। मतलब और मायने समझिए, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो भूमिका इस्लामाबाद में बन रही होगी, और वो भूमिका होगी कि किस तरीके से ईरान, अमेरिका और जितने भी देश हैं इस युद्ध विराम को करवाने में भूमिका अदा कर चुके हैं, वो सब क्या करते हैं आगे चल करके, ये देखना होगा। और क्या युद्ध विराम के बाद जो वार्ता होनी है और 15 दिनों में उस वार्ता का कोई परिणाम दिख जाएगा, या फिर इससे भी भयंकर तरीके से युद्ध की स्थितियां बनेगी और मिडिल ईस्ट फिर एक मुश्किल के दौर से गुजरेगा। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसा कि जानकारी में बताया जा रहा है कि उसको ईरान ने फिर बंद कर दिया, क्योंकि वो मान रहा है कि युद्ध विराम तो अभी पालन सही ढंग से इजराइल और अमेरिका कर ही नहीं रहे हैं। क्या होगी स्थिति, सब कुछ कहा जाए साधारण शब्दों में तो गड्ढ-मड्ढ है। लेकिन एक बात है, ये तब तो जानकारी आपको मिल ही रही है। हम आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सोचना है, ध्यान से सुनना है और उस पर कमेंट करना है और अपनी राय देनी है। क्योंकि इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा वीडियो देखें। मुद्दा ये है कि 4.5 साल से लड़ाई यूक्रेन और रूस की चल रही और अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। युद्ध विराम की स्थिति अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष में है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां जो इस स्तर पर परमाणु संपन्न है कि अगर वो इस स्थिति में आ जाएं कि उनको दुनिया को खत्म करना है तो कई बार दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और ये दोनों ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिवाय धमकी धमकी के। यूक्रेन 4.5 साल से रूस को उलझाए हुए है और अमेरिका को ईरान ने दिखा तो दिया है कि उसने उलझा दिया है। और ये दोनों जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे को इस दौरान चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के साथ, अमेरिका ईरान के साथ। जो संघर्ष की स्थिति है आज तुलनात्मक रूप से हम उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं। और कर्नल वीरेंद्र साई सर, जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर के आज हम एक एक पहलू पर विचार करेंगे कि कैसे ये लड़ाई भिन्न है, कैसे समान है और कैसे दोनों त्रस्त और तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत उनके सामने तो बहुत दो छोटे देश इनको सबक सिखा रहे हैं। क्या है इसके मायने और मतलब? ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। जिस तरह से रशिया पिछले 4 बरस से उलझा हुआ है और कितना ज्यादा वो एटॉमिक एंड वेपन से संपन्न है, एटॉमिक एनर्जी का यूज नहीं कर पाया। इसी प्रकार हिरोशिमा नागासाकी के अनुभव के बाद आज तक दुनिया के इतने युद्ध हुए, उसमें कहीं न्यूक्लियर पावर का प्रयोग नहीं हो पाया। मैं नहीं समझता अमेरिका की कोई ऐसी इच्छा शक्ति थी जो वो ट्रंप साहब ने कहा कि एक पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी और इशारा किया न्यूक्लियर पावर ईरान पर यूज करने का। मैं सिर्फ उनको बातें मानता हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार जिस तरह हमारा पड़ोसी हमें 50 साल से धमकियां देता रहा
न्यूक्लियर पावर की। जी। तो इसमें तो कुछ दम मुझे लगता नहीं था बात में, और दम अभी भी नहीं लग रहा। हाँ, ये चीज जरूर है कि ये चलेगा। ये जो सीज फायर हुआ है, मुझे इसमें कुछ बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा। और दम इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी तो ऐसी पॉइंट नहीं है उनके 10 ईरान के पॉइंट्स में या अमेरिका के 5 पॉइंट्स में 15 जिस पॉइंट। पर कहीं सहमति बनती नजर आ रही हो। हम्म। फिर भी सीज फायर हो गया है। एक तरीके से बड़ा अच्छा वक्त मिल गया इजराइल को हिजबुल्लाह पर अटैक करने के लिए, लेबनान पर अटैक करने के लिए। अनडिस्टर्ब्ड, अनचैलेंज्ड, अनडिस्टर्ब्ड एंड डिसरप्टेड चैलेंज नहीं हो गया। उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा, और वो खरे सरेआम लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। एयर अटैक्स भी कर रहे हैं, ग्राउंड अटैक्स भी कर रहे हैं, उनके टैंक्स भी चल रहे हैं। 255 और 300 के बीच कैजुअलिटीज लेबनान में हो गई हैं। 1200-1300 के करीब वहां जख्मी हो गए हैं, और युद्ध जारी है। तो ये जो पाकिस्तान की ड्राफ्टेड, हम्म। अब वो ड्राफ्ट या अमेरिका से बनकर आया, लिखा तो ऐसे ही है उस पर, ड्राफ्ट एंड प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट विल बी दिस, एंड वो ट्वीट निकल आया। उस सबको देखते लगता है कि पाकिस्तान जहां हो और वहां मक्कारी ना हो, ऐसा तो होता नहीं। हम्म। हम्म। क्या ये समय ईरान को दिया गया? क्या इस पूरे ड्रामे का मकसद ये था कि जो इजराइल का नुकसान हो रहा है वो बच जाए, और इजराइल जितना कुछ डैमेज कर कर अचीव करना चाहता है लेबनान में, कर ले? हम्म। एक उसको देखने का रूप ये है। दूसरा ये रूप ये है कि अमेरिका, जैसा मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, ये थक गए हैं, और ये भी शायद वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह अब वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो टेरेन वहां का है माउंटेनस, उस टेरेन की युद्ध अलग होता है। और ग्राउंड ट्रूप्स जितने ज्यादा उस टेरेन में आवश्यक हैं, उतने ग्राउंड ट्रूप्स अगर इवन ये जितने भी खाड़ी के देश हैं इनकी भी शक्ति मिला ली जाए, तो अमेरिका उतने ट्रुप्स मस्टर करने की पोजीशन में नहीं है। ऐसी सूरत में जो ईरान ने वो लगाए थे कि वी आर वेटिंग फॉर यू, कम फॉरवर्ड, या आपका हम, यू आर वेलकम टू कम इन दी हेल, वो सारे जो उनके लगे थे, मेरे ख्याल कुछ वजन रखते थे। और ये बात अमेरिका को समझ आ गई है। नाटो देश इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका का पुल आउट है। अब वो पुल आउट होने से पहले एक अपना फेस सेविंग करना चाहते हैं, जिसमें कि हमारे लक्ष्य पूरे हो गए और हमने अचीव कर लिया। क्या अचीव कर लिया, ये हम पिछले कल अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, दोहराने का कोई फायदा नहीं। इन सब चीजों को देखते लगता है कि अभी दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक, हिडन चाइनीज हेल्प। हालांकि चाइनीज कहते हैं हमने बहुत कोशिश की सीज फायर को, हॉस्टिलिटीज को रोकने की, सीज फायर कराने की, पर एक हिडन हेल्प चाइना की मिल रही है। रशिया ईरान को। की टेक्नोलॉजिकल और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, वो हेल्प मिल रही है। और ये लोग चाहेंगे कि रशिया को जिस तरह से नाटो ने मिलकर यूक्रेन को सहायता दे देकर, बढ़ावा दे देकर इतना दिन खींचा है, कम से कम उसका आधा तो अमेरिका को खींचे। और अगर ये स्ट्रेटेजी है, तो हाल फिलहाल में पूर्ण शांति होने की संभावना मुझे नहीं दिखती।
इसी के साथ दिवाकर जी देखना है कि इसमें नुकसान किसको है और फायदा किसको है। मेरी दृष्टि में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को हो रहा है। काफी ज्यादा देश वो है जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं, उनको नुकसान हो रहा है ऑयल क्राइसिस की वजह से, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। हमें भी ऑयल और गैस की शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ रही हैं और शायद और करनी पड़े। और लाभ किसको हो रहा है? आज तक देखा जाए तो इसमें लाभान्वित सिर्फ रशिया है। दूसरे नंबर पर लाभ हो रहा है, बहुत मार खाने के बाद भी, डैमेजेस कराने के बाद भी, इजराइल को, जो अपने लक्ष्य के निकट पहुंचते जा रहे हैं हर बढ़ते हुए दिन के साथ। जहां तक हमास का सवाल है, उसको उन्होंने काफी हद तक सॉर्ट आउट कर लिया। अब वो लेबनान के पीछे हैं, नेक्स्ट तो हूती के पीछे पड़ेंगे और फिर पाकिस्तान जैसे देशों का नंबर आ जाएगा। पाकिस्तान के बारे में तो कह दिया, हमें उन पर भरोसा ही नहीं, इसलिए बातचीत में पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान में जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसको लेकर के इजराइल के राजदूत जो भारत में हैं उन्होंने साफ कह दिया कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। जी। तो इन सूरत हाल को देखते हुए ये अभी पहली बात तो यह खिंचेगा, दूसरी बात पूर्ण शांति नहीं होगी, अमेरिका धीरे धीरे पुल आउट करेगा और ये जो समय गेन किया जा रहा है इसमें इजराइल को पूरा पूरा मौका मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या अपने लक्ष्य को गेन कर सकते हैं, लेबनान के अगेंस्ट, हूथियों के अगेंस्ट और उन इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट जिन्होंने कसम खाई थी कि यहूदियों को जीने नहीं देंगे। बिल्कुल सही सर। जो मुद्दा हमने शुरुआत में उठाई थी ये तो हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, कैसे रूस यूक्रेन में जो इन्वॉल्व है और अमेरिका ईरान के साथ जो इन्वॉल्व है, अभी तो इन्वॉल्व ही है युद्ध विराम की स्थिति में, अभी भी तो अमेरिका सेना जो है वो पूरी तरह से मोबिलाइज्ड है ईरान के इर्द गिर्द। ये कैसे, अगर इसकी तुलनात्मक व्याख्या की जाए तो इस समय जूझ रहे हैं ये दोनों महाशक्ति। रशिया ग्राउंड गेन करना चाहता है, गेन कर रहा है, 25-30% कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका रिजीम चेंज कराना चाहता था, नहीं करा सके। रशिया भी रिजीम चेंज कराना चाहता था, वो भी नहीं कर सके। मैं आपको याद दिलाऊं सर, दोनों के पास हथियारों की कमी है। रूस को 4 साल के बाद हथियार की कमी नजर आई और अमेरिका तो अभी हथियारों की कमी महसूस कर रहा है। टॉम हॉक जो इनके मिसाइल हैं उसकी कमी हो गई, इनको पैट्रियट मिसाइल की कमी महसूस हो रही है। ये और बात है कि उसको यूक्रेन को दिए जी, इनके हथियार भी तो यूक्रेन वॉर में काम आए हैं ना? जी 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 जी। तो रशिया के अगेंस्ट इनके हथियार काफी समय से प्रयोग में आ रहे हैं, तो कमी हो जाना स्वाभाविक है। एक अगर सर तुलनात्मक व्याख्या की जाए, चूंकि मैं आपको याद दिलाऊं उस पर आप अपनी बात जोड़िएगा, कि अमेरिका चौधरी बनकर के शांति कराने की पहल कर रहा था, रूस ऐसी कोई पहल करता हुआ दिखा नहीं है, क्योंकि अभी 40 दिन तो कुल हुए ही हैं। जी, ये मुझे देखने में नजर आ रहा है। देखिए रशिया तो पीस होना नहीं देना चाहता। ईरान में पीस होने का मतलब है तेल के रास्ते खुल गए, तेल की प्राइसेस नीचे आ गई, जो रशियन ऑयल बिकना शुरू हुआ है उस पर उछाल जो आए उनकी बिक्री पर वो रुक जाएगा। इस युद्ध का टोटल पीस हो जाना तो रशिया के फेवर में बिल्कुल नहीं है। एक मायने में सर रशिया ने अकेले लड़ाई की। अब मैं तुलना कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, आप कितना उससे सहमत होते हैं क्योंकि आप उसके विशेषज्ञ हैं। रशिया अकेले लड़ाई लड़ रहा था, कभी कभी बेलारूस, मैं बिल्कुल खुली लड़ाई की बात मैं कर रहा हूं, बेलारूस साथ आ गया। अमेरिका के साथ इतने देश शामिल हैं, इजराइल जैसा ताकतवर देश, लेकिन अमेरिका सेना इस मामले में रूस से पीछे मुझे लग रही है।
देखिए, रूस के साथ भी नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स तक आए थे, हाँ, बाद में आए। जी, जी, जी। बिल्कुल। चाइनीज वेपन्स भी आए थे। हुँ। हाँ, वेपन्स दिया था और ईरान ने भी तो मिसाइल दी थी अपनी सर। जी, जी, जी। ईरान के मिसाइल्स भी आए थे। हुँ, तो ऐसा नहीं है, जहां जहां सपोर्ट की जरूरत मिली वो सपोर्ट मिलती रही है। हुँ। जहां तक अमेरिका और इसराइल का संबंध है, इसराइल अपना युद्ध लड़ रहा है। बिल्कुल। इसराइल अमेरिकन युद्ध नहीं लड़ रहा। बल्कि अमेरिका इज़राइल का युद्ध और लड़ रहा है। अमेरिका के लक्ष्य कहीं कहीं एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। हुँ, इसराइल भी रिजीम चेंज कराना चाहता था, अमेरिका भी रिजीम चेंज कराना चाहता था। हुँ, अमेरिका का असली मकसद तेल पर काबू करने का था, हुँ, इसराइल का ऐसा कोई मकसद नहीं था। हुँ, इसराइल का मकसद हमास और उसके साथ के ये जितने भी हुती और हिजबुल्लाह टाइप विरोधी थे, उनका सर्वनाश करना था। हुँ, अमेरिका को उसमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। हुँ, हालांकि दोनों ने एक ही शत्रु के विरुद्ध काम किया। जब शत्रु कॉमन होता है तो इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं, और कहीं कहीं उन दोनों के लक्ष्य मेल खाए, पर दोनों ने अपना अपना युद्ध किया है। और इसीलिए जब अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है, इसराइल सीज फायर की बात नहीं कर रहा। ना ही वो मानता है कि इसराइल इस सीज फायर में शामिल है। जहाँ तक चूँकि आप इज़राइल को भी बीच में ला रहे हैं, वो ज़रूरी है इस तुलनात्मक विश्लेषण में। रूस ने सर बहुत कुछ अचीव भी किया है। 25% जैसा कि हम आप बात डिस्कस कर ही रहे थे, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुका है और यूक्रेन में वैसे ही तबाही मचा चुका है, जैसे तबाही 40 दिन में इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में मचाई है। यूक्रेन भी रूस का कट्टर प्रतिद्वंदी दुश्मन है और यूक्रेन को भी इस लड़ाई में जो अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रही है, उसको मौका मिल गया। सऊदीया और यूएई जैसे देशों को ड्रोन सप्लाई कर रहा है, एंटी ड्रोन सिस्टम दे रहा है, क्योंकि 4 साल में उसको बहुत अनुभव मिल गया, तो इससे उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जी, तो इस युद्ध में कई ऐसे फ़ायदे भी कुछ देशों को मिल रहे हैं, जिसमें यूक्रेन है। सवाल यह है कि अब अमेरिका को शांत कराने के लिए, दिखाने को ही सही, क्या रूस सामने आएगा या चीन की तरह वो भी बस पर्दे के पीछे काम करेगा और सोचेगा लड़ाई होता रहे? बिल्कुल मेरा ख्याल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल संभावना नहीं है हम्म, रशिया के खुला होकर सामने आने की। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि वो पीछे भी इस युद्ध को रुकाने का प्रयास नहीं करेगा। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अमेरिका ज्यादा चौधरी बनने के चक्कर में ज्यादा नुकसान खा गया। बिल्कुल, इसीलिए आज तो टाइम स्क्वायर पे जो कल रात को, मतलब अमेरिका के कल के दिन के टाइम जो वहां पर एजिटेशन हुए हैं, वो बड़ा साफ बताते हैं। और अमेरिका का राष्ट्रपति का पूरा जो इलेक्शन, कांग्रेस, ये सभी लोग तो उनके अगेंस्ट हो गए वहां। जी, जबकि और अगर इस ये बात, इस युद्ध को देखा जाए तो 4 सवा 4 साल अगर कहा जाए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोई बहुत बड़ा विरोध रूस के अंदर नहीं झेलना पड़ा और सिर्फ 40 दिन के भीतर ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मुश्किलों में आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मुश्किलों से माफ करिएगा, मुश्किलों से दूर हटने के लिए, उससे जी, उसको उससे निजात पाने के लिए, लेकिन वो निजात पाते हुए नहीं दिख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नाराजगी इतनी है लोगों की कि मिड टर्म पोल जो नवंबर में, आने वाले नवंबर में है, उसमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मेरा मानना है सर कि अमेरिका की जनता ऐसा नहीं करेगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उन्हें जिताएगी, और इसीलिए मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये चाल भी हो सकती है, बातचीत का एक नाटक किया जाए। अभी ईरान को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, युद्ध की विभीषिका बढ़ सकती है, ये मेरा अनुमान है। सर अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो रूस और अमेरिका दोनों की जो युद्ध की स्ट्रैटेजी है, चूंकि ये आपका पूरा विषय है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता,
इनके स्ट्रेटजी में कुछ खामियां और कुछ अच्छाइयां दोनों की बताते हुए फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और लोगों पर छोड़ेंगे कि वो हमारा वीडियो उनको कैसा लगा और उस पर वो कमेंट जरूर करें। जी सर। देखिए, रशिया के एक्शन ज्यादा हुए हैं, हम्म। नैरेटिव बिल्डिंग कम हुई है। हम्म। अमेरिका के नैरेटिव ज्यादा हुए हैं। ग्राउंड एक्शन सिवाय एरियल बॉम्बिंग के और वो कुछ कर नहीं पाए हैं। ग्राउंड इंटेलिजेंस तकरीबन नील है। लैंड कैप्चरिंग वो करना चाहते भी नहीं थे, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, उन्हें कुछ हुई भी नहीं। ऑयल फील्ड्स पर शायद उनका ड्रीम रहा होगा कभी कब्जा कर पाएंगे, वो उसके निकट भी नहीं पहुंचे। तबाही उन्होंने की, और तबाही तो कहते थे हम पीने का पानी भी बंद कर दें, हालांकि वॉर क्राइम जाएंगे, पर फिर भी उन्होंने कहा था हम तो पीने का पानी भी तबाह कर देंगे, हम ऑयल फील्ड्स तबाह कर देंगे, हम ऑयल रिफाइनरीज तबाह कर देंगे। कहीं कहीं डैमेज किया भी, पर बहुत ज्यादा डैमेजेस नहीं कर पाए। ज्यादा उन्होंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। अगर ह्यूमन लाइव्स का सवाल है तो उसका भी नंबर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कंपैरेटिव अगर देखा जाए, ह्यूमन लाइव्स का लॉस यूक्रेन में उससे बहुत ज्यादा हुआ है। कर्नल सर की बातों से आप कितना सहमत हैं? चलते चलते एक बात का जिक्र मैं करूंगा कि 4.5 साल के इस संघर्ष में व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के कारण पूरी दुनिया को इस बारे में नहीं सोचना पड़ा कि अरे अब क्या होगा, कैसे यहाँ का खर्चा चलेगा, कैसे एनर्जी की स्थिति बनेगी, कैसे और फूड सप्लाई की स्थिति मेंटेन होगी। आई वो स्थितियां, लेकिन इतने हाहाकार स्थिति नहीं थी। 40 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये क्या कर दिया ट्रंप ने। इसलिए ट्रंप ने जो हेकड़ी में कदम उठाए हैं उसके कारण पूरी दुनिया सकते में है। जबकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में परमाणु युद्ध की जो धमकी देते थे उसको छोड़ करके ऐसी कोई स्थिति व्लादिमीर पुतिन ने नहीं बनने दी जिसके कारण पूरी दुनिया हाहाकार की स्थिति में आ जाए। लेकिन इसी को कहते हैं कर्मा का सिद्धांत। डोनाल्ड ट्रंप आज उन्हीं स्थितियों से गुजर रहे हैं जिन स्थितियों से पुतिन गुजरे और जिन स्थितियों से कभी भारत और भारत की सरकार गुजरी थी। तब भी डोनाल्ड ट्रंप हेकड़ी कर रहे थे, लेकिन आज वो अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि ईरान उन्हें धमकी पर धमकी दे रहा है। बिना वजह ईरान को उन्होंने अपने बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया है, जो अमेरिका की जनता अच्छा नहीं मान रही। इसलिए उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। कर्नल सर की बात और हमारे इस डिबेट में, हमारे इस विश्लेषण में जो बात आपको उचित लग रही है उस पर कमेंट जरूर करिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल हमारे हार्ट ऑफ भारत को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।